कश्मीरी लोगों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ था, लोग कह रहे हैं कि वो फेक है, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जो आपको सच्चाई बयां करेगा कि कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था वो बिल्कुल भी फेक नहीं था और जो हिंदुओं के साथ हुआ था वो तो बिल्कुल भी फेक नहीं था। तो वहां पर जिनके साथ ऐसा हुआ है उनमें से एक लेडी हमें बता रही है कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ, उनके पिताजी को किस तरह से गोली मारी, गोली मारने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और उन्होंने फिर से उनके पैरों पर गोली मारी ताकि वो भाग ना सके। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या कहानी रही है कश्मीरी पंडितों के साथ इस नरसंहार की। तो आपको हो सकता है रोना तक आ जाए इस कहानी के साथ, तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, वीडियो लंबा होने वाला है और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार को झूठा बताते हैं। तो देखिए इस वीडियो को। मैं मैम से भी बात करना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ 90 का वो दशक कितना मुश्किल भरा था आप लोग। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। यूँ समझिए कि हमारा जो एक्सटिंक्शन है वो 90 से शुरू हुआ। हम लोग पहले तो हम सब सोच रहे थे कि ये तो ऐसा चलता रहता है, ऐसा तो करते रहते हैं, अच्छा ठीक है स्ट्राइक है, वो है ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर हमको थ्रेटनिंग लेटर्स आने एक्सटेंशन लगे, इनका 1990 से शुरू हुआ है। आगे फिर सुनते हमको थ्रेटनिंग लेटर्स आने लगे, फिर हमको पोस्ट करते थे, दरवाज़ों पे करते थे। और फिर एक समय आया कि मेरे डैड को अपनी ही फ्रेंड्स ने बोला तुम अपने बच्चों को बाहर भेजो, तुम्हारे बेटे को बहुत खतरा है, तुम्हारे बच्चों को बहुत खतरा है। मतलब स्टार्टिंग में इनको लगा कि ये सब जो चल रहा है वहां पर थोड़ा बहुत गतिविधियां चल रही है, स्ट्राइक चल रही है या विरोध चल रहा है, वो यूं ही चल रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब इनको थ्रेटनिंग लेटर्स मिलने लगे उसके बाद की कहानी क्या है वो भी सुनिए आप जरा। उस दिन रात को ही अगले दिन हमको 1990 की बात है, उन्होंने अगले दिन बोला तुम वापस आ जाओगे, 1 महीने भर की बात है, महीने 1.5 महीने की, सॉरी, बच्चों को बाहर भेजो, तो तुम चले जाओ। खतरा है सबको। हम जम्मू चले गए और डैड और मॉम पीछे रह गए थे, तो उनको फिर से वापस वही थ्रेटनिंग लेटर्स वो सब चलने लगा। मतलब पड़ोसी ये कह रहा है कि तुम चले जाओ यहाँ से, महीने भर की बात है, फिर वापस आ जाना। यानी कि वहां से इनको निकालने का पूरा प्रयास किया जा चुका था और कुछ हद तक सफल भी रहे और कुछ नहीं बहुत हद तक सफल रहे कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकालने में। फिर उनकी जीप पे 2-3 बार हमला हुआ, तो मेरे डैड के पास और कोई वो नहीं था कि वो जम्मू चले गए थे लोग, तो क्योंकि पूरी फैमिली को पालना था, तो ही मम्मी पापा इनके वहीं रह गए थे कश्मीर में। फिर एक टाइम आया कि जब बहुत ही ज़्यादा नैरो एस्केप हो गया और उनके अपने कॉलीग्स ने और उनके अपने फ्रेंड्स ने बोला तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में रहना सेफ नहीं है, तुम वहाँ से निकलो। तो मेरे जो नाना जी का घर था वो एक फोर्ट्रेस जैसा था, उनमें बड़ी टॉल वॉल्स वगैरह थी, तो उन्हें बोला तुम अपने ससुर जी के यहाँ जाओ, क्योंकि मेरे नाना जी के यहाँ भी खाली मेरी नाना और नानी रहते थे सेम। मतलब इनके पिताजी के कोलिग्स, इनके साथ काम करने वाले व्यक्ति इनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम्हारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। आगे सुने क्या कहती है लेडी, अपने पिताजी की बात बता रही है, रियल फैक्ट बता रही है और ये सच है। हैपेंड टू माय मामा जी ऑल्सो, उनके पास अच्छा एस्टैब्लिश बिजनेस वगैरह था, उनको घर पे आ गए थे मारने के लिए, एंड वो भी रात को ही फिर निकल गए थे। एंड मेरे मॉम एंड डैड फिर नाना जी के यहाँ रह रहे थे। तो 1991 अक्टूबर 15 1991 को जब एक दिन पहले मेरी मम्मी जम्मू आ गई थी क्योंकि मेरे ब्रदर की शादी थी, और 16 अक्टूबर को मेरे डैड मामा जी को रात को ही मारने आ गए थे। कमाल है यार। और थ्रेटिंग लेटर्स मिलते हैं, दरवाजों पर चिट्ठियां डाली जाती, दरवाजों पर वो चिपका देते थे पेजेस की आप यहाँ से निकल जाओ, मर जाओ, कट जाओ, जो करना है। ये सब वहां पर हो रहा था और ये आप सुनिए इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी, मेरे एक भी शब्द इसमें नहीं है, आप इन्हीं के मुंह से सुन रहे हैं बात। नाना और नानी और मेरे अंकल मामा जी उनको आना था, जम्मू आना था, लेकिन अक्टूबर 15 सुबह मॉर्निंग में समहाउ दरवाज़ा कैसे खुला रह गया वो पता नहीं चला। मेरे मामा जी बाहर गए थे तो 2 जन अंदर आ गए और फेरन के नीचे, क्योंकि वहाँ पर ड्रेस जो है, बहुत सारे लोग कभी कभार बोलते थे फेरन पे क्यों इतना रोकथाम है, क्योंकि फेरन के नीचे आप बड़े आराम से एम्यूनिशन छुपा सकते हो। वो गन्स लेके आए, उन्होंने दरवाज़ा खटका। अक्टूबर 15 1991 की बात बता रही है। फेरन एक लबादा टाइप का होता है, अब बता रही है उसके नीचे, उसके अंदर कुछ भी छुपाया जा सकता है। आप समझ सकते हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं और ये किस चीज़ की बात कर रही है। कुछ कपड़ा होता है वो आप समझ सकते हो, उसके अंदर कुछ भी हथियार छुपाया जा सकता है, जो भी है कौन जाने उसमें क्या है, लेकिन वो अलाउ था और उसी वजह से आगे क्या होता है वो सुनिए। दरवाज़ा खटखटाया, मेरे नाना जी ने दरवाज़ा खोला
दे शॉट हिम पॉइंट ब्लैंक, वहीं दिल पे मारी थी गोली और 2 गोलियां और फिर उनके टांगों पे मारी, कहीं तो भी जिंदा रह के कहीं फिर भाग न जाए, और भाग घुस गए पूरे। और मेरे नान मतलब दिल पर गोली मार दी यार पॉइंट ब्लैंक से, और फिर भी मन नहीं माना तो टांगों पर गोली मारी गई है। और तुम कहते हो साले कश्मीर की जो नरसंहार वाली घटना झूठी है। आगे सुनो, घुस गए दिल रो उठेगा। और मेरी नानी इन सब ने जब सुना तो बाहर आ गए, तो वो भी भागने लगे थे कॉरिडोर में, तो उनको भी गोलियां मार दी। तो हमको पता कैसे चला? हमको पता चला न्यूज़ से। जम्मू में हम लोग टीवी पे, मतलब गोली व्यक्ति को मार दी गई, हार्ट पे गोली मारी है, उसके बाद मन नहीं भरा तो पैरों पे गोली मारी है, उसके बाद महिलाओं को जो भाग रही थी उनको गोली मारी है। कमाल है यार। और तुम कहते हो कश्मीर की नरसंहार वाली घटना झूठी है। वाह, क्या क्या कहूं मैं आप लोगों से। सुनिए, ये लेडी इसके फैमिली के साथ हुआ है जो बता रही है, बाकी तो तुम चाहे कुछ भी कहो। हम लोग सुनिए, आगे सुनिए। टीवी पे न्यूज़ आई, भाई ऐसे फैमिली है, उनके घर में 3 लाशें हैं, 3 पीपल हैव डाइड इन देयर फैमिली। एंड हमारे लिए सबसे पहला रिएक्शन था कि मेरे ही डैड होंगे नंबर 1, क्योंकि उन्हीं के पीछे लगे हुए थे। बिकॉज नाना नानी से तो कुछ मिलेगा नहीं, वो एक फेडिंग जनरेशन है ना। मेरे डैड एक अच्छी पोजीशन, मतलब ज्यादा बुढ़ों लोगों से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, थोड़े यंग टाइप के लोगों को गोली मारनी, ताकि ये आगे कुछ कर ना सके, कुछ व्यवसाय ना कर सके, अपने बच्चों को आगे बढ़ा ना सके, कश्मीर से इनका नामो निशान खत्म हो जाए। ये साजिश रही है वहां पर कश्मीरी पंडितों को मारने की, कश्मीरी हिंदुओं को मारने की, उनका नरसंहार करने की। और ये कश्मीरी पंडित महिला बता रही है कि वहां उनकी फैमिली के साथ इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है। और मतलब कैसे झेलेगा आदमी, कैसे रहेगा आदमी कि आपके फैमिली के साथ शादी में जा रहे हैं आज, और एक दिन पहले आपको पता चलता है कि उनको मार दिया गया है। अच्छी पोजीशंस पे इन सबको एलिमिनेट करो, इनको खत्म करो। वही उनको बताया गया था कि भाई ये है, दिस इज द कोर्ट। जो अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए थे, बड़े बड़े अधिकारी पद पर बैठे हुए थे, या कुछ नाम था उनका, उन सबको टारगेट किया गया था वहां पर और खात्मा किया गया था उनका। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ सबसे बर्बरतापूर्ण था। और आगे सुनिए लेडी आगे क्या बोलती है। तुमको ये करना है यहाँ पर, वंस दे आर आउट, तो हमको जैसे वो पूरा वॉर क्राई करना है, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी और यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा हो जाएगा। क्योंकि यही बोलते थे। मेरा अपना पड़ोसी जिसको मैं राखी बांधती थी, वो रोज मेरी मम्मी को फोन करके बोलता था, तू गई नहीं अभी। निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते थे कश्मीर में, और हुआ भी वही कि वहां पर से ये सब कांड करके सब जगह चुप्पी छाई रही, कोई भी सरकार नहीं बोली, सब चुप थे। और निज़ाम मुस्तफ़ा की जो कहानी गढ़ी गई थी उसे सच करने की पूरी साजिश रची गई, और कुछ हद तक इसमें कामयाबी मिली, क्योंकि वहां से कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, नरसंहार किया गया, और जो बच गए थे वहां से वो भाग निकले, क्योंकि उनको जीवन बचाना था अपने बच्चों का। क्या करता कोई, वहां मर जाता अपने आप को लेके। लेकिन इतने लोगों के साथ नरसंहार हुआ, फिर भी आप कहते हो कि कश्मीर की नरसंहार की कहानी झूठी है। कमाल है यार, कमाल है। मेरा अपना पड़ोसी जिसको मैं राखी बांधती थी, वो रोज मेरी मम्मी को फोन करके बोलता था, तू गई नहीं अभी तक, मैं आऊं अपने दोस्तों को लेके, तेरा मैं अच्छा कांड करके दिखाता हूँ, फिर तू देखता हूँ तू कैसे रहेगी। राखी बांधते थे वो, मैं हर साल उसको राखी बांधती थी। वो मेरी मतलब पड़ोसी को राखी बांधती थी। ये इनकी मम्मी को धमकी दे रहा था कि मैं आऊं कांड करने तेरे घर पे दोस्तों को लेकर। कमाल है यार। जिसको भाई बनाया, जिसके राखी बांधी गई, वो राखी का जो फर्ज है वो इस तरह से अदा कर रहा है कि इसी को धमकी दे रहा है, इसी औरत को धमकी दे रहा है, इसके मम्मी को धमकी दे रहा है कि कांड करूं तेरे साथ, दोस्तों को लेकर आकर। कमाल है यार। ये भाईचारा जो निभाने वाली बात बोलते हैं ना, भाईचारा यहाँ क्लियर हो रहा है, कौन सा भाई और कौन सा चारा है, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। वो मेरी उम्र का था, ये लो इनकी उम्र का था वो। कमाल है सर। मतलब इस तरह की बातें सुनकर, इस तरह की बातें जानकर भी अगर कोई ये कह दे कि ये कहानी झूठी है, ये घटना झूठी है, तो सच बता रहा हूं, उसे जीने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है इस देश में। चाहे तो इस देश से निकल जाए, जहां उसको अच्छा लगे वो रहे, लेकिन इस देश में तो बिल्कुल ना रहे। कहानी लंबी है, वीडियो लंबा है, लेकिन
यह हकीकत है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, सरेआम काटा गया, रेप किया गया, आरी से चीरा गया, उनके घर वालों को गोली मारी गई, मन नहीं भरा तो और गोली मारी गई, और मन नहीं भरा तो जिसको भाई बनाया उसी भाई ने कांड करने के लिए बोला। आप सोचिए, समझिए इस बात को कि कहां तक ये कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटना हुई है वो लोगों तक पहुंची है, और किसने इसे देखा है और किसने बयान किया है। सोचिए, जो बयान कर रहा है इस कहानी को, इस घटना को, उस पर क्या बीती होगी उस समय जब उसके घर वालों के साथ ये सब हुआ होगा। लेकिन हमें क्या है, हम सिर्फ सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं, और सेक्युलरिज्म इस देश के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका था उस समय 1990 में कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ, लेकिन छुपाया गया। किसने छुपाया ये आप लोग जानते होंगे, क्यों छुपाया गया ये भी जानते होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो ये कहता है कश्मीर में हुआ नरसंहार एक झूठी कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, तो उस तक ये बात जरूर पहुंचा दीजिएगा कि ये कहानी कोई झूठी नहीं है जो नरेट की गई हो किसी फिल्म मेकर द्वारा या किसी बॉलीवुड के पपेट द्वारा। नहीं साहब, ये सच्ची कहानी है जो बॉलीवुड में कभी दिखाई नहीं गई, और सच्ची कहानी है जो कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार के रूप में हुई, और जिसे आज कश्मीरी पंडित खुद बयां कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।